शांति नगर का सबसे सुस्त इंसान। गांव शांतिनगर। नाम शांति का, हाल हरामी का। गांव छोटा था मगर मुसीबतें बड़ी। खेत थे लेकिन किसान नहीं। नौजवान थी मगर काम के नहीं। और इनमें सबसे बेबाक, बेकार और बेबात इंसान था धवल शर्मा। धवल को लोग लेटे रहो महाराज कहते थे। क्यों? क्योंकि वो सच में हर वक्त लेटा ही रहता था। सुबह गांव में मुर्गा बांग देता, कुकड़ू कू, और धवल करवट बदलकर कहता, अबे चुप रह, अभी तो नींद जम रही थी। उसका रूटीन: सुबह 9 बजे उठना, 10 बजे श्यामा की डांट खाना, 11 बजे ताश की गड्डी उठाना, दोपहर में पेड़ के नीचे गुटखा चबाना, शाम को चौपाल में काम करने वालों को बेवकूफ बताना। श्यामा उसकी पत्नी थी, गांव की सबसे मेहनती महिला। वो खेत में काम करे, मवेशियों की सेवा करे, लोगों के कपड़े सिए। और धवल बस कहे, जिंदगी आराम के लिए है, ये भागदौड़ वाले लोग मर जाएंगे जल्दी। श्यामा का गुस्सा। एक दिन श्यामा ने सबके सामने कह दिया, इस आदमी से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसके आलस्य की वजह से मेरे सपने मर गए। गांव की औरतें चुप थीं। वे श्यामा की बात से सहमत थीं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं। सब जानते थे धवल भले ही आलसी था पर गुस्से वाला नहीं था, बस जिम्मेदारियों से डरता था। धवल की फिलॉसफी: जिंदगी क्या है? धवल चौपाल में ताश खेलते वक्त बोलता, जिंदगी एक नींबू है, जितना निचोड़ोगे उतना खट्टा निकलेगा, इसलिए आराम से बैठो, मीठा सोचो। गांव वाले हंसते थे, कुछ मजाक में, कुछ दुख से। और फिर एक दिन, वो दिन आम था पर आने वाला आदमी खास था। एक बूढ़ा साधु टेढ़े डंडे और सफेद दाढ़ी के साथ गांव के चौपाल पर आकर बैठ गया। उसके माथे पर एक लकीर थी और आंखों में अजीब सी चमक। वो सीधे धवल की तरफ देखकर बोला, तेरी आत्मा सड़ चुकी है, पर उसकी गहराई में कुछ चमक बाकी है। धवल ताश फेंककर खड़ा हुआ। अबे बाबा, तुम कौन हो और ये गूढ़ बातें मुझसे क्यों? बाबा मुस्कुराया और धीरे से बोला, तू मेरी अगली परीक्षा है। क्या होगा आगे? बाबा कौन है? धवल की परीक्षा क्या है? क्या सच में वो बदल सकता है? और गांव में जो दिखता है, क्या वो सच्चाई है? हमने देखा कि धवल एक बहुत ही आलसी, हंसमुख और ताश प्रेमी इंसान है, जो जिंदगी को आराम की गाड़ी मानता है। लेकिन अब एक रहस्यमयी साधु उसकी जिंदगी में आ गया है और कहता है, तू मेरी अगली परीक्षा है। अब देखते हैं इस भाग में बाबा की पहली चाल। गांव के चौपाल पर सबकी निगाहें बाबा और धवल के बीच टिकी थीं। बाबा ने धीरे धीरे अपनी गठरी खोली। उसमें से एक पुरानी पीले पन्नों वाली किताब निकाली। उस पर लिखा था, कर्म गाथा, आत्मा की परीक्षा के 7 चरण। धवल हंसा, बाबा जी, आप धर्म उपदेश लेकर गलत जगह आए हैं। मैं तो वो हूं जिसे पूजा के वक्त भी जम्हाई आ जाती है। बाबा फिर भी शांत रहा। तू हंस ले, मैं तुझे कोई धर्म नहीं दे रहा, बल्कि आईना दिखाने आया हूं। तेरे भीतर जो है, तू उसे देख ही नहीं पा रहा है। गांव वाले खुसुर पुसुर करने लगे। क्या ये बाबा असली है? कुछ तो रहस्य है। धवल में क्या देखा बाबा ने? बाबा ने शर्त रखी। बाबा ने कहा, 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर पास हो गया तो तेरा जीवन बदल दूंगा, नहीं तो तू सड़ता रहेगा वैसे ही जैसे अब तक सड़ता आया है। धवल ने कहा, अगर मैं हार गया तो क्या? बाबा बोला, तो खुद देख लेना क्या खोया। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तू खुद को खो देगा। एक सन्नाटा छा गया। रात, पहली परीक्षा की पूर्व संध्या। उस रात धवल की नींद गायब थी। श्यामा ने देखा, वो तारे गिन रहा है। क्यों? अब नींद नहीं आ रही या बाबा का डर लग रहा है? धवल बोला, डर नहीं, कुछ नया लग रहा है। जिंदगी पहली बार सीरियस लग रही है। श्यामा ने उसे देखकर मुस्कुराई। पहली बार उसकी आंखों में बेचैनी के बजाय उत्सुकता थी। पहली परीक्षा, निवृत्ति से प्रवृत्ति तक। सुबह बाबा ने कहा, तेरी पहली परीक्षा ये है कि तू 7 दिन तक अपने हाथों से काम करेगा। दूसरों का नहीं, सिर्फ अपना, लेकिन मेहनत से।
धवल चौंका। मतलब? बाबा बोले, तेरे घर का आंगन खुद साफ कर, अपने लिए खाना खुद बना, खुद पानी भर, खुद खेत की मेड़ बना। श्यामा तुझे मदद नहीं करेगी, कोई मदद नहीं करेगा। हर काम सिर्फ तू, 7 दिन, सिर्फ अपने लिए मेहनत। गांव वाले हंसते थे। अब मजा आएगा, धवल और मेहनत जैसे भैंस और गुलाब। संघर्ष की शुरुआत। दिन 1, धवल ने झाड़ू उठाई पर पीठ में दर्द हो गया। दिन 2, रोटियां जली, चूल्हा बुझा। दिन 3, पानी भरने गया तो लोटा कुएं में गिरा। श्यामा मुस्कुरा रही थी, पर उसने सच में मदद नहीं की। तू कर सकता है, अगर तू सच में चाहे, उसने बस इतना कहा। दिन 5, धवल ने समय पर उठने का अलार्म खुद लगाया। दिन 6, खुद झाड़ू लगाया, रोटियां बनाई और श्यामा के लिए भी एक। दिन 7, आंगन साफ, चूल्हा जलता और पानी की बाल्टियां भरी हुई थीं। बाबा आया और मुस्कुराया। तेरे भीतर अभी चिंगारी है, अब मैं हवा दूंगा। गांव वाले हैरान थे। क्या धवल सच में बदल रहा है? क्या ये बाबा कोई जादूगर है? और धवल? वो आंगन में बैठा था, अपनी मेहनत से बनी चाय पीते हुए। श्यामा पास आकर बोली, चाय में थोड़ी चीनी कम है, पर मेहनत की मिठास ज्यादा है। धवल मुस्कुराया, कल और अच्छा बनाऊंगा। अगले भाग में आप देखेंगे, बाबा देगा दूसरी परीक्षा, जो होगी धवल बनाम लालच और मोह की लड़ाई। गांव में कोई रहस्य खुलने वाला है जो बाबा से जुड़ा है, और श्यामा के अतीत का एक पन्ना खुलेगा जिससे धवल अनजान है। जो मेहनत का पहला सफर था, वो शांतिनगर के लोगों के लिए हैरत भरा तो था ही, धवल के लिए तो ये एक अद्भुत अनुभव रहा। फिर भी अभी भी धवल के जीवन में बहुत कुछ बदलना बाकी था। तो लालच की परछाई। सुबह की शुरुआत। धवल ने अब अपनी दिनचर्या बदल दी थी। अलार्म के पहले उठना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, चाय बनाना और श्यामा मुस्कुराकर कहना, अब मेरे पति नहीं, गृहस्थ बन गए हो। गांव वाले अब हंसते नहीं, हैरान होते हैं। लेकिन धवल को भी लंबा सफर तय करना था। बाबा की दूसरी परीक्षा। संध्या को बाबा चौपाल पर आया और बोला, अब दूसरी परीक्षा की घड़ी है। ये पहले से कठिन है। इसमें जीतने से ज्यादा ना हारने की ताकत चाहिए। परीक्षा क्या है? धवल ने पूछा। बाबा ने जवाब दिया, आज से अगले 3 दिन तुझे एक प्रस्ताव मिलेगा, जल्दी अमीर बनने का, शॉर्टकट का। अगर तू ठहर गया, खुद से नहीं टूटा, तो तू पास। लेकिन अगर तू डगमगाया, तो तेरी आत्मा फिर कैद हो जाएगी। सुनहरी पेशकश। धवल अब थोड़ा बहुत गांव के बच्चों को पढ़ाता था। उसी बीच शहर से आए एक सूट बूट वाले आदमी, जिसका नाम विक्रम मल्होत्रा था, ने उसे ऑफर दिया। धवल भाई, आप बहुत समझदार हैं, चलिए मेरे साथ शहर, एक MLM बिजनेस में। बस कुछ लोगों को जोड़ो, पैसे आएंगे पैसे, बिना मेहनत के, आराम ही आराम। धवल के मन में बिजली कौन थी। बिना मेहनत के पैसे, क्या बात है। पर फिर उसने बाबा की बात याद की। जल्दी मिलने वाला हर चीज सस्ता नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। विक्रम को उसने मना कर दिया। पुराने दोस्त, पुराना जल। धवल का बचपन का दोस्त बबलू आया। बबलू जो अब कमीशन एजेंट बन चुका था, थोड़ा झोल वाला। ओए धवल, शहर में एक सरकारी स्कीम है, बस नाम लगवा दो, असली दस्तावेज की जरूरत नहीं, काम बन जाएगा। 20,000 की बात है, 10 तेरे 10 मेरे। धवल की आंखों में चमक आई। श्यामा ने कहा, अब तो फिर उसी रास्ते पर जाएगा। धवल ने कहा, नहीं, अब मैं गड्ढे से निकला हूं तो फिर क्यों कूदूं। और उसने बबलू से कहा, जा भाई, अब मैं वो धवल नहीं। परीक्षा की सबसे कठिन घड़ी। तीसरे दिन श्यामा बीमार पड़ गई। तेज बुखार, बदन दर्द। घर में दवा लाने को पैसे नहीं थे। ठीक उसी शाम को गांव का सरपंच रघुवीर प्रधान आया, वो जो धवल को पसंद नहीं करता था। धवल, एक छोटा सा काम है, मेरे नाम पर झूठा गवाह बन जा कोर्ट में, बदले में 5,000 रुपये मिलेंगे, अभी अभी ले ले। धवल की आंखें नम थीं। श्यामा तड़प रही थी, पैसे उसके मुट्ठी के सामने थे। बाबा दूर से देख रहा था। क्या करे। मोड़ की घड़ी। धवल कांपती आवाज में बोला, पैसा लेकर मैं अपनी बीवी का इलाज करवा सकता हूं, लेकिन अगर मैं गलत काम करूंगा
तो वो ठीक होकर मुझसे नफरत करेगी। उसने पैसे वापस सरपंच की जेब में डाल दिए। बाबा की आंखों में चमक आ गई। और फिर श्यामा की हालत बिगड़ी, पर धवल हार नहीं मान रहा था। उसी वक्त गांव की एक बूढ़ी महिला रामदुलारी काकी घर आई। बेटा, तुमने मेरे पोते को पढ़ाया, वो अब शहर में काम करता है। ये रख 3,000 रुपए, ले जा दवा। धवल की आंखों से आंसू गिर पड़े। आज उसे एहसास हुआ कि नेकी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। बाबा का रहस्य खुलता है। अगली सुबह धवल ने बाबा से कहा, मैंने पास कर दी परीक्षा। बाबा बोला, परीक्षा तूने नहीं, तेरी आत्मा ने पास की है। और फिर धीरे धीरे बाबा ने अपने गमछे के नीचे से एक पुरानी पुलिस की आईडी निकाली। नाम व्यास किशोर तिवारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते से रिटायर्ड। धवल चौंक गया। तो आप साधु नहीं? बाबा मुस्कुराया। साधु नहीं, पर सच्चा मार्गदर्शक बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं गांव-गांव घूमकर लोगों की आत्मा को जगा रहा हूं, और तू मेरा सबसे प्यारा छात्र बन गया है। श्यामा का अतीत, जिसमें खुलेंगे श्यामा के छिपे हुए जख्म। धवल को पता चलेगा कि श्यामा कभी गांव छोड़ना चाहती थी और क्यों नहीं गई, और एक नई चुनौती आएगी, गांव की मिटती उम्मीदों को फिर से जगाने की जिम्मेदारी। श्यामा का अतीत। सुबह की शुरुआत, पर कुछ बदला बदला सा। श्यामा अब ठीक थी, दवा और धवल की देखभाल से। लेकिन उसकी आंखों में कोई अनकही बात थी। वो चुप रहने लगी थी, मुस्कान कम हो गई थी। धवल ने पूछा, सब ठीक है? श्यामा बस सिर हिलाती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहतीं। बाबा का इशारा। बाबा व्यास किशोर ने एक शाम धवल से कहा, तू बदल रहा है बेटा, अब तुझे दूसरों के दर्द को भी समझना होगा। और सबसे पहला दर्द वो है जो तेरे घर के अंदर है। धवल समझ गया, श्यामा को छिपा रही है। धवल ने श्यामा से कहा, आज सिर्फ सच बोलो, अगर मैं बदल सकता हूं तो मुझे तुम्हारा अतीत जानने का भी हक है। श्यामा चुप रही और फिर बोली, ठीक है, आज सुन लो वो कहानी जिससे तुम अनजान थे और जिससे मैं आज तक खुद को बचा रही थी। श्यामा की कहानी। श्यामा कभी सिर्फ गांव की लड़की नहीं थी, वो थी शहर के इंटर कॉलेज की टॉपर। वो बनना चाहती थी अध्यापिका, एक प्रेरणन। उसने बीएड तक की पढ़ाई पास कर ली थी शहर में, लेकिन एक रात उसके पिता बीमार पड़े और कुछ ही महीनों में उसका रिश्ता तय कर दिया गया, धवा शर्मा से। वो रिश्ता क्यों? श्यामा बोली, क्योंकि तुम काम नहीं करते थे और दहेज नहीं मांगा। मेरे पिता ने समझा कम से कम एक शांति भरी जिंदगी मिलेगी मुझे। पर क्या मिली? धवल चुप था। श्यामा की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे लिए मैं घर की नौकर बन गई, खेत, खाना, मवेशी, बीमारियां सब संभाला, और हर रात सोते वक्त सोचा, काश मैंने कभी किताबें नहीं छोड़ी होती। एक अधूरा सपना। श्यामा ने अपनी पुरानी कॉपी निकाली, एक डायरी। उसमें लिखा था, अगर कभी वक्त बदला तो मैं फिर बच्चों को पढ़ाऊंगी। ये सपना मेरा मरने नहीं दूंगी। श्यामा शर्मा, वर्ष 2013। धवल की आंखों में कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे उसने किसी और की जिंदगी चुरा ली थी। पर अब श्यामा की बात खत्म नहीं हुई थी। वो बोली, अब जब तुम बदल रहे हो, तो क्या मैं फिर से खुद को जी सकती हूं? क्या तुम मुझे स्कूल खोलने दोगे? गांव की बच्चियों को पढ़ाने दोगे? धवल ने उसका हाथ थामा और पहली बार उसकी आंखों में दृढ़ता थी। श्यामा, मैंने तुझसे सिर्फ खाना मांगा था, तूने जिंदगी दी। अब तेरी हर ख्वाहिश मेरी जिम्मेदारी है। नया बीज। अगले दिन धवल और श्यामा ने मिलकर एक पुराना टूटा मंदिर का कमरा साफ किया। बाबा ने उसमें एक ब्लैकबोर्ड लगवाया और लिखा, शांतिनगर विद्या केंद्र, लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा। गांव की औरतें पहले तो हंसी, फिर हैरान हुईं और फिर जुड़ गईं। बाबा ने दूर से देखा और बुदबुदाया, अब आग जल चुकी है, अब ये लौ गांव को भी रोशन करेगी। श्यामा अब सिर्फ धवल की पत्नी नहीं, गांव की उम्मीद बन चुकी थी। गांव का नया युद्ध। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग स्कूल के विरोध में खड़े होंगे। धवल को पहली बार खड़ा होना पड़ेगा किसी के हक के लिए, खुद से ऊपर उठकर। और बाबा के अतीत से जुड़ा एक पुराना दुश्मन फिर लौटेगा। गांव का नया युद्ध। शिक्षा का बीज और विरोध की हवा।
श्यामा के बनाए स्कूल शांतिनगर विद्या केंद्र में अब 14 लड़कियां रोज पढ़ने आने लगी थी। धवल अब खुद मिट्टी की मेड़ बनाता, आंगन में बैठकर तख्ती बनाता। श्यामा पढ़ाती, गणित, हिंदी और सपना देखना। बच्चियां कहती, मैडम जी, मैं पुलिस बनूंगी, मैं डॉक्टर, मैं मैडम बनकर गांव बदलूंगी। गांव की हवा बदल रही थी, पर पुराना सिस्टम जाग चुका था। पहला विरोध, रघुवीर प्रधान की चेतावनी। एक सुबह रघुवीर प्रधान, वही जिसने धवल को रिश्वत का ऑफर दिया था, स्कूल आया। बहुत पढ़ा रही हो श्यामा बहू, और तुम धवल अब खुद को नेता समझने लगे हो। धवल बोला, शांत लेकिन दृढ़, हम नेता नहीं, बस गांव की आंखें खोल रहे हैं। औरतों को पढ़ाओगे, फिर ये सर पर चढ़ जाएंगी, हमें कौन पूछेगा। उसने स्कूल के आगे एक पत्थर फेंक कर कहा, अगर ये स्कूल 3 दिन में बंद नहीं हुआ तो हम खुद तोड़ देंगे। गांव 2 हिस्सों में बट गया। एक और प्रधान, पुरानी सोच, दहशत में जीते बुजुर्ग। दूसरी ओर कुछ किसान, मजदूर, औरतें और बच्चे जो सपने देखने लगे थे। गांव में चर्चा गर्म थी। लड़कियां स्कूल जाएंगी तो शादी कौन करेगा उनसे। धवल अब खुद को सुधारक समझता है। बाबा सबका दिमाग धो रहा है। धवल का डर। शाम को धवल ने बाबा से कहा, मैं डर गया हूं बाबा, कहीं कोई बच्ची घायल ना हो गई। श्यामा को कुछ हो गया तो? बाबा ने धीरे से कहा, सिर्फ तलवार से युद्ध नहीं होता बेटा। एक विचार जब सीधा खड़ा हो तो पूरी फौज को झुका सकता है। धमकी की आखिरी घड़ी। गांव के कुछ लोग स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए, ईंट, लाठी और नाराजगी के साथ। धवल और श्यामा दरवाजे पर खड़े थे, अकेले। बच्चियां अंदर रो रही थीं। तभी गांव में एक आवाज गूंजती है, आज अगर ये स्कूल टूटा तो हमारी जिंदगी भी टूट जाएगी। ये आवाज थी रामदुलारी काकी की। फिर पीछे से एक और आवाज आई, मेरा बेटा यहां पढ़ रहा है, वो अब र लिख सकता है। गोपाल, एक गरीब किसान। और फिर दर्जनों लोग, औरतें, बुजुर्ग, सब एक एक करके आकर स्कूल के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। तोड़ सको तो हमें तोड़ो, स्कूल नहीं। रघुवीर और उसके लोग पीछे हट गए। धवल ने घोषणा की, ये स्कूल अब सिर्फ स्कूल नहीं, गांव की आत्मा है, और आत्मा को कोई बंद नहीं कर सकता। और उस रात धवल और श्यामा आंगन में बैठे थे। चाय में अब सिर्फ मिठास नहीं, गर्व भी था। श्यामा ने कहा, तुम अब वो आदमी नहीं रहे जिससे मेरी शादी हुई थी। तुम अब वो आदमी हो जिससे मैं फिर से शादी कर सकती हूं। बाबा की आंखों में चमक थी। बाबा ने लिखा अपने नोट में, परीक्षा तीसरी शुरू होती है, जब आदमी खुद को भूलकर दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने लगे। वहां से ही असली जीवन शुरू होता है। बाबा का सबसे बड़ा रहस्य। बाबा को खोजने गांव में आता है एक पुराना दुश्मन, और खुलता है उसका अतीत, एक ऐसा गुनाह जिसे उन्होंने कभी नहीं किया, पर जिसकी सजा उन्होंने पाई। क्या धवल बाबा को बचा पाएगा? बाबा का सबसे बड़ा रहस्य। शुरुआत एक अनजानी आहट से। शांतिनगर विद्या केंद्र अब पूरी तरह से गांव की शान बन चुका था। बच्चियां पढ़ रही थीं, औरतें आत्मनिर्भर बन रही थीं, और धवल अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। पर तभी एक रात गांव में एक जीप आई। 4 लोग उतरे, जिनमें से एक के हाथ में पुरानी तस्वीर थी। उसने किसी से पूछा, बाबा व्यास तिवारी कहाँ मिलेंगे? हमें उन्हें गिरफ्तार करना है। बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। जब ये बात धवल को पता चली, वो दौड़ता हुआ बाबा के पास आया। बाबा चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्हें सब पता था। धवल चीखा, बाबा, आपने हमें सब सिखाया, अब आप खुद भागेंगे? बाबा बोले, नहीं बेटा, अब वक्त है सच का सामना करने का। जो बोया है उसे काटना भी पड़ेगा। एक ईमानदार का पतन। बाबा यानी व्यास किशोर तिवारी पहले आईपीएस अधिकारी थे, एकदम सच्चे, निष्पक्ष, लोहे जैसे सख्त। उनके नेतृत्व में एक बड़ा भ्रष्टाचार का गिरोह पकड़ा गया था, जिसका सरगना था एक ताकतवर व्यापारी धर्मपाल बंसल। पर कोर्ट में सबूत बदल दिए गए, गवाह गायब हो गए, और उस व्यापारी ने सारे जुर्म बाबा के सिर पर डाल दिए। बाबा को नौकरी से निकाल दिया गया, और 2 साल की सजा भी हुई। मैंने जुर्म नहीं किया, फिर भी सजा पाई। बाबा बोले, मुझसे मेरी वर्दी, मेरी पहचान सब छीन लिया गया, लेकिन मेरी आत्मा बची रही। तभी मैंने सोचा, अब गांव-गांव जाकर सिस्टम नहीं, इंसान बदलूंगा। धवल, श्यामा और पूरी पाठशाला के लोग चुप थे। बाबा ने पूछा, अब बताओ, क्या मैं सजा के लायक हूं? पुलिस आगे बढ़ी, पर भीड़ सामने खड़ी हो गई। रामदुलारी काकी आगे आईं।
ये आदमी हमसे झूठ नहीं बोलता। इसने हमारे बच्चों को पढ़ाया है, हम में आत्मा जगाई है। अगर इसे ले जाना है तो पहले हमें ले जाओ। एक एक करके लोग खड़े हो गए। पूरे गांव ने बाबा को घेर लिया। अधिकारी हड़बड़ा गया। पर कानून? धवल ने कागज लहराते हुए कहा, तुम जिस केस के आधार पर आए हो उसकी असली जांच रिपोर्ट अब हमारे पास है। इसे देखो। सीबीआई ने 3 महीने पहले ही धर्मपाल को दोषी ठहराया है। बाबा बेगुनाह है। कैसे मिली रिपोर्ट? श्यामा ने बताया, बाबा के जीवन में सच था पर सबूत नहीं। मैंने आरटीआई डाली और बाबा का पूरा केस दोबारा खुलवाया। गांव में शिक्षा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इंसाफ के लिए भी है। बाबा की आंखों में आंसू। 70 साल का वो आदमी जो कभी झुटा नहीं था, आज पहली बार रो पड़ा। मैंने सोचा था मैंने सब कुछ खो दिया, पर मैंने तुम सबको पाया और यही मेरी असली जीत है। गांव की घोषणा। गांव की पंचायत बैठी और फैसला किया गया। शांतिनगर स्कूल अब व्यास किशोर शिक्षा केंद्र कहलाएगा। बाबा अब सिर्फ गुरु नहीं, गांव के इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। उस रात धवल ने श्यामा से कहा, कभी सोचा था हम इतने दूर निकल आएंगे? श्यामा मुस्कुराई। हाँ, जब तुमने पहली बार झाड़ू उठाई थी तब समझ गई थी कुछ बड़ा होगा। परीक्षा की अंतिम घड़ी। सरकार से एक प्रस्ताव आता है, स्कूल को सरकारी सहायता दी जाए, पर उसके बदले बाबा को चुप रहना होगा। धवल को अब चुनना है, सुविधा या सिद्धांत। क्या वो गांव के लिए एक और समझौता करेगा या फिर अंतिम लड़ाई लड़ेगा? परीक्षा की अंतिम घड़ी। शिक्षा केंद्र अब गांव की आत्मा बन चुका था। व्यास किशोर शिक्षा केंद्र में अब 40 से ज्यादा बच्चियां पढ़ रही थीं। श्यामा को ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सेविका का सम्मान मिला था। धवल अब गांव के किसानों की बैठकों में सलाहकार के तौर पर बुलाया जाता था। बाबा के नाम पर गांव ने पहला पुस्तकालय भी खोला था। लेकिन जहां विकास होता है वहां सरकार और राजनीति की निगाह भी पहुंचती है। एक चिट्ठी आई। शासन की ओर से व्यास किशोर शिक्षा केंद्र को पूर्ण सरकारी मान्यता और सहायता दी जाएगी। शर्त, विद्यालय अब सरकार के अधीन होगा, राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा, व्यास किशोर तिवारी को निर्वित किया जाएगा। धवल ने पत्र पढ़ा और सन्न रह गया। 2 राहें। अगर वे शर्त मानता है तो स्कूल को हजारों रुपए मिलेंगे, वेतन मिलेगा, भवन बनेगा, लेकिन बाबा को चुप रहना पड़ेगा। अगर वह मना करता है तो आदर्श बचेगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, सरकार विरोध करेगी। गांव 2 हिस्सों में बंट गया फिर से। कुछ लोग बोले, धवल भैया मान लो, सरकारी पैसा मिलेगा, बच्चों का भला होगा। कुछ बोले, सरकार की चाल है ये, पहले सब छीन लेगी फिर अपने लोग बिठा देगी। श्यामा चुप थी पर उसकी आंखों में चिंता साफ थी। बाबा बोले, धवल ये परीक्षा है, आखिरी। क्या तुम इस स्कूल को सरकारी भवन बनाओगे या जन आंदोलन बनाए रखोगे? धवल ने पूछा, बाबा आप क्या चाहते हैं? बाबा बोले, मैं क्या चाहता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या बन चुके हो अब ये मायने रखता है। रात भर सोचते रहे। श्यामा बोली, धवल जब तुम बदल रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ थी, अब जब तुम्हें अडिग रहना है तो भी मैं साथ हूं। पर याद रखना, पैसा बच्चों को किताबें दे सकता है, पर उत्साह, आत्मा और नैतिकता वो स्कूल की दीवारें नहीं देती। अगली सुबह पंचायत की बैठक, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सरकारी अधिकारी भी आए थे। धवल खड़ा हुआ, सामने अधिकारी, बाबा, गांव वाले और बच्चियां थीं। उसने पत्र हवा में फाड़ा और कहा, हमारा स्कूल सरकार से नहीं आत्मा से चलता है। हम स्वाभिमान से जीना सिखाते हैं और हम अपने गुरु को चुप नहीं कर सकते। ये स्कूल गांव का है, जनता का है और ऐसे ही रहेगा। तालियां गूंजी और धमकी भी। सरकारी अफसर बोले, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हमने जीवन में सच बोला है और अगर सजा सच बोलने की है तो हम तैयार हैं। कुछ ही हफ्तों बाद एक प्रसिद्ध पत्रिका ने स्कूल की कहानी छाप दी। गांव जहां नैतिकता, शिक्षा और आत्मबल ने सत्ता को झुका दिया। राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब स्कूल को एक स्वतंत्र सामाजिक शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता मिली। और फिर श्यामा पूरे जिले की बालिका शिक्षा अधिकारी बन गई। धवल को ग्राम गौरव पुरस्कार मिला। बाबा व्यास गुरुजी के नाम से हर युवा के आदर्श बन गए और गांव का बोर्ड बदला गया। शांतिनगर नहीं, अब यह है प्रेरणा गांव, जहां आलस भी, अन्याय भी और हार भी हार मान गई। पुनर्जन्म, अलसी से आदर्श। वर्षों बीत गए। अब व्यास किशोर शिक्षा केंद्र में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। श्यामा जिला स्तरीय शिक्षा सुधार योजनाओं की प्रमुख बन चुकी हैं। गांव की हर लड़की अब स्कूल जाती है। हर घर में एक दीपक ज्ञान का जलता है। और धवल, वो अब किसी खेत में बैल नहीं हाँकता, बल्कि देश भर के विश्वविद्यालयों में भाषण देने जाता है। अलसी की परीक्षा। श्यामा ने एक दिन धवल से कहा, तुम्हारी कहानी हजारों को बदल सकती है, क्यों ना लिखो सब कुछ, अपने बचपन से लेकर आज तक।
धवल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तो कभी पेन पकड़ना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब शायद वक्त है। 3 महीने बाद एक किताब छपी, अलसी की परीक्षा, एक इंसान की जागृति। किताब देश भर में गूंज गई। युवाओं ने पढ़ा और नौकरी के पीछे नहीं, कौशल के पीछे दौड़ना शुरू किया। गांव में नए शिक्षक केंद्र खुले। लड़कियों के माता पिता ने पहली बार पढ़ाई को दहेज से बड़ा माना। धवल को बुलाया गए लोक प्रेरणा सम्मेलन में। दिल्ली के विज्ञान भवन में जब उसने भाषण दिया तो तालियां नहीं थमी। उसने कहा, मैं पहले भागता था, काम से, जिम्मेदारी से और खुद से, लेकिन जब एक औरत, एक बुजुर्ग और एक किताब से टकराया, तब समझ आया जिंदगी कोई बोझ नहीं, एक अवसर है। बाबा का अंतिम संदेश। कुछ महीनों बाद बाबा व्यास किशोर तिवारी ने अपने कुटिया में शांति से आंखें मूंद लीं। उनके पास एक चिट्ठी थी, धवल के नाम। बेटा, तो अब किसी का शिष्य नहीं, तू खुद अब किसी का गुरु है। याद रखना, परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर सुबह, हर निर्णय एक नई परीक्षा है। गांव का नया रूप। प्रेरणा गांव अब एक मॉडल ग्राम बन चुका है। सोलर लाइट्स, इंटरनेट केंद्र, महिला कुटीर उद्योग और सबसे खास, हर गली में लिखा होता है, आलसी वो नहीं जो देर से जागता है, आलसी वो है जो जागकर भी कुछ नहीं करता। अंतिम दृश्य। एक नन्ही लड़की स्कूल में पूछती है, मैडम जी वो कौन सी किताब है जिससे सब बदल गया? श्यामा मुस्कुराती हैं, अलमारी से किताब निकालती हैं और कहती हैं, ये है अलसी की परीक्षा। इसे एक आदमी ने लिखा जो कभी खुद को सबसे बेकार समझता था और आज लाखों की प्रेरणा है। अंतिम संदेश। अगर तुम में देर से जागने की आदत है, कोई बात नहीं, पर जब जागो पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत लेकर उठो, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं, संभावना हो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।